गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एमएस एक्सेल 2010 में किन्हीं 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है। कह रहा है कि इसमें जो है एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो इसके लिए यहाँ 5 स्टूडेंट का औसत निकालना है, परसेंटेज को बोलते हैं। परसेंटेज एवरेज सेम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। उसके लिए एवरेज का फॉर्मूला का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रोज और कॉलम होते हैं। मतलब कि रोज और कॉलम की संख्या कह रहा है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में। ठीक है, एक वर्कशीट में रोज और कॉलम कितने होते हैं, तो हम बता रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए, ओपन करते हैं एक्सेल ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये जो एक्सेल का हम ओपन कर रहे हैं, ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि ये उसका कौन सा वर्जन है। ओपन हो रहा है, एक्सेल खुल के आ रहा है। थोड़ा सा सिस्टम स्लो होने के कारण टाइम ले रहा है। देखिए, एक्सेल खुल के आ चुका है। तो हमारा एक्सेल ये है इंटरफेस जो 2019 का है। तो हम ब्लैंक वर्कबुक पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खुल के आ चुका है। रोज और कॉलम फॉर्मेट में कह रहा है ये है कॉलम्स, ये सब कॉलम्स, और ये है रोज। ये सब जो हमारा लाइन्स है, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा हो गया रोज का लाइन। और वर्टिकल लाइन ये सब जो हो गया, ये सब लाइन जो है, ये सब हो गया हमारा कॉलम्स हो गया। ठीक है, तो रो जो है नंबर से डिनोट है 1 2 3 4 5, और कॉलम जो है नेम। सब कह रहा है कि इसी में क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि वर्कशीट में रोज एंड कॉलम्स होते हैं कितना, तो 2010 में। तो इसमें जो है ये फर्स्ट वाला आंसर होगा 2010 में। इसमें भी उतना ही होता है रो और कॉलम। तो रोज कितना हो गया, ये हो गया 10,48,576 एंड कॉलम्स हो गए 16,384। तो उतना होगा। हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सपेंड अप करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा है, ये बढ़ते जाएगा पूरा। अगर यहाँ तक आप लिख लिए हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएगा। आप नंबर देख सकते हैं, ये देखिए, जितना आप एक्सपेंड करते जाएंगे उतना एक्सपेंड होते जाएगा। तो इसका लिमिट कितना है, 10,48,576 रोज है, और कॉलम्स है 16,384। अगला है एमएस एक्सेल 2010 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है। कौन सा टैब है जिससे हम लोग चार्ट इंसर्ट करते हैं एमएस एक्सेल में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंसर्ट टैब है ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चैट का ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए पाइवोट चार्ट, रिकमेंडेड चार्ट्स, यहाँ पाई चार्ट देख लीजिए। पाई चार्ट यहाँ पे आ गया। ये एक पाई चार्ट है जो भी यहाँ पे नहीं बन रहा है डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे डेटा नहीं है। अगर डेटा रहता तो ये डायग्राम चार्ट का बन जाता। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट कहाँ पे है, इंसर्ट में। इंसर्ट में तो सही ऑप्शन क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो हम लोग टिक कर लेते हैं सही ऑप्शन इंसर्ट। इंसर्ट के द्वारा चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है। कौन सा टैब में, तो इंसर्ट टैब। अगला है बाय डिफॉल्ट सेल में इंटर न्यूमेरिक वैल्यू का अलाइनमेंट क्या होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है वो होती है राइट अलाइन नंबर का। बाय डिफॉल्ट सेल में इंटर न्यूमेरिक वैल्यू का अलाइनमेंट क्या होती है। तो हम लोग आते हैं एक्सेल में और हम देख लेते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू, उसको डिलीट करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे डाल के, जैसे कि मान लीजिए 7, तो ये कहाँ पे हो रहा है, राइट हैंड साइड में। अलाइनमेंट क्या है, राइट। तो यही इसीलिए इसको बोला गया है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है राइट अलाइनमेंट होता है। ठीक है, अगला एमएस एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है। कौन सा पैकेज में, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में। जब ये खुलता है, हम लोग खोलते हैं तो कहाँ मौजूद रहता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में रहता है मौजूद। आप यहाँ पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर खोजेंगे, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर आपको मिल जाएगा, वहीं पे वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलहाल ये
इधर उधर हो गया है विजिबल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ से आप देख सकते हैं, आपके पास अगर विंडोज 7 है तो वहां पे दिखा रहा होगा। ये हमारे पास 10 है तो 10 में थोड़ा सा अलग दिखता है, तो उसके लिए ऐसे यहाँ पे एक्सेल है फिलहाल, यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्सेल है। और कौन सा पैकेज में आता है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में, ऑफिस टूल्स में नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे एक बार यहाँ पे टूल सब, दूसरा टूल सब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से रहता है, वहाँ पे वो मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे नहीं दिख रहा है इसीलिए वो बाहर है, लेकिन आपके पास अगर विंडोज 7 है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक फोल्डर मिलेगा, उसी फोल्डर के अंदर वो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते। देखिए माई ऑफिस है ये, इसी प्रकार से लिखा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और वहां से आप उसको खोल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक्सेल देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मिनिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है। मिनिमम कितना कैरेक्टर में किसी वर्कशीट का नाम होगा, तो इसमें है 31 बोला है। 31 कैरेक्टर्स जो वर्कशीट का है वो मैक्सिमम हम कैरेक्टर्स ले सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम का स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देख सकते हैं, एक्स यहाँ पे होगा, कोई बात नहीं, हम बता दिए मैक्सिमम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं उसको। ये देखिए यहाँ पे माई ऑफिस मैंने खोला है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट खुलता है, हम बता ही चुके 2019 इसमें इस प्रकार से खुलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप विंडोज 7 में 2007 उस प्रकार से वैसे खुलेगा जैसे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में वर्कशीट का नाम जो है मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, तो मैंने 31 लगाया। जैसे ये है शीट 1, तो इसका अगर हम रीनेम करें तो आप कैरेक्टर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। देखिए 32 हम दबा रहे हैं, ये नहीं ले रहा है, अब 4 नहीं ले रहा है, 3 के बाद 4 नहीं ले रहा है, 31 तक ही रह गया। 4 नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं लिखा रहा है, डॉट भी नहीं लिखा रहा है, कॉमा भी नहीं, कुछ भी नहीं। मिटाते हैं, देखिए डॉट लिख पा रहे हैं, एक डॉट लिख दिए, अब नहीं लिखा पा रहा है, तो यही हमारा है। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे शो करें वर्चुअल कीबोर्ड, अगर शो हो रहा है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट को रिमूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 2 के बाद 3 डाल पा रहे हैं, 4 नहीं डाल पा रहे हैं। देखिए तो कितना मैंने डाला है, 31 मैंने डाला है, और 31 तक लिया है, उसके आगे ये ले नहीं रहा है। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, यहाँ से हम इसको मिटाते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 लिख दिए 1 टाइम, सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 टाइम 3 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 टाइम हुआ, यानी कि 9 × 3 करिए 27 28 29 30 31 32। देखिए 32 नहीं ले रहा है, 32 अब ले ही नहीं रहा है। ठीक है, इस प्रकार से अगर मिटा देंगे तो फिर से आप 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, लेगा। ठीक है, तो 31 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डैश प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना कार्य करते हैं। कह रहा है कि वैसा फार्मूला होता है जो अपने आप ही कैलकुलेशन करता है, अपनी आप ही कोई कैलकुलेशन करेगा किसी चीज का, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, फंक्शन जो क्या करता है, अपने आप गणना करता है। तो फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, फंक्शन में फंक्शन जैसे कहाँ पे रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, होम में जाएंगे और यहाँ पे फार्मूला अवेलेबल नहीं है, फार्मूला टैब पे देख लेते हैं। ये सारा देखिए ऑटो सम और लॉजिकल टेस्ट, बहुत सारा मैथ, तो ये सब क्या है फार्मूला। जैसे कि यहाँ पे दिए 7 और 3, और दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे, 7 और 3 को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कर लिए सिलेक्ट। अब इसका हम देखते हैं सम में सब है, तो सम देखते हैं, तो 10 हो गया, तो ये हमारा हो गया फार्मूला। ठीक है,
होम पे भी ये फार्मूला मिल जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शंस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है। इसमें बोल रहा है कौन सा जो है एक्सेल का टर्म नहीं है। तो ये है सेल एक्सेल का टर्म है, कॉलम एक्सेल का टर्म है, रो है ही, डॉक्यूमेंट नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, बाकी सब गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला यानी सूत्र सही रूप में प्रविष्ट है, कौन सा फार्मूला है जो यहाँ पे सही है। तो हमारा फार्मूला मिला सकते सम A1 से ये नहीं होगा, कोलोन मिस्टेक है, यहाँ कोलोन सबसे फर्स्ट में दे दिया, ये मिस्टेक है, ये हमारा सही होगा। इसमें इक्वल टू सम है, A to 10 है ना, तो ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रॉल कर लेते हैं। यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं तो किस तरह पेज पृष्ठ ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे। बोला है चौड़े में अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप होगा, पोर्ट्रेट करना चाहते हैं एक होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं लंबा में वर्टिकल में तो पोर्ट्रेट करते हैं, ये वाला होता। लेकिन ये पूछ रहा है चौड़े में, ठीक है, तो इसके लिए क्या है ओरिएंटेशन, लैंडस्केप होगा, लैंडस्केप। नेक्स्ट, एक्सेल फार्मूला सेल के एड्रेस $A $4 का प्रतिनिधित्व करता है। कह रहा है कि एक्सेल में जो फार्मूला है, एक्सेल में ये $A $4 प्रतिनिधित्व है वो क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अगर $A अगर किसी कैरेक्टर पर $A लगा हो और नंबर के पर यानी कि A4, ये जो है ये हमारा कॉलम्स हो गया, ये देख सकते हैं एक कॉलम्स हो गया, और ये हो गया रो नंबर फॉर्मेट में, तो ये हो गया। अगर ये सेल का एड्रेस हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, A1 यहाँ लिख दिया यानी कि सेल एड्रेस हो गया। ये D6 ये सेल का एड्रेस है, D10 ये सेल का एड्रेस है, F7 F कॉलम 7 रोज ये इस सेल का एड्रेस है, और यहाँ पे ये देखिए C कॉलम है और ये एड्रेस है रो नंबर, तो C2 हो गया इसका एड्रेस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर डॉलर सिंबल जो है अगर दोनों के पहले लगा हो, दोनों के पहले, तो वो जो हमारा हो गया एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ये एक X लिखा है, ये मिस्टेक है। MS एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है। तो इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोफिल ऐसा फीचर है जो दोहराने बढ़ाने में आसान रहता है। दूसरा है ऑटो करेक्ट भी है, ऑटो करेक्ट करते चलेगा तो हम यहाँ पे कर देंगे AB दोनों, ठीक है। ऑटोफिल ऑटो करेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोफिल क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे हम 1 2 फिल कर दिया, अब हमको 1 से 10 तक फिल करना है, तो हम क्या करें, शिफ्ट पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ दो लोग को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको फॉर्मेट अब बता दी। अब देखिए यहाँ पे ऑटो फिल हो रहा है आगे, है ना। अब यहाँ पर जैसे कि हम JAN कर दिए, जैन FEB कर दिए। अब देखिए अब इसको एक पैटर्न मिल चुका है। अब देखिए अब यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं ये पैटर्न को, अब देखिए जैन फरवरी मार्च, देखिए ऑटोमेटिक आएगा। फिर से दिसंबर का फिर से शुरू हो गया जैन। अब यहाँ पे जैसे कि हम उसको फॉर्मेट 1 2 का दिए थे, 1 का फॉर्मेट देना, अभी 3 का दे रहे हैं। अब देखिए अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब क्या होगा कि ये एक एक जंप करेगा, 3 के बाद फिर 5 आएगा, देखिए 5 6 नहीं आएगा, 7 9 इस प्रकार से। तो जो फॉर्मेट इसको दीजिएगा वो ये प्रिंट करेगा। संडे जैसे है ना, उसके बाद मंडे है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, देखिए फॉर्मेट दे दिए। अब देखिए क्या होता है, संडे मिलने के बाद ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर उसी प्रकार से पूरा हम नाम लिखेंगे तो पूरा आता SUNDAY। अगर हम पूरा संडे लिखते और पूरा मंडे लिखते MUNDAY, पूरा मंडे लिखते। अब देखिए पूरा मंडे लिख के संडे पूरा लिखे और मंडे लिखे। अब देखिए अब ये पूरा लिखेगा, देख रहे हैं
पूरा लिख रहा है, ये संडे खत्म हुआ फिर मंडे हो गया और पूरा नाम लिख रहा है, तो ये हमारा हो गया क्या, इसका ऑटो फिल फीचर। ऑटो करेक्ट भी इसी को समझ सकते हो, ऑटो करेक्ट मतलब सही करना। सही तो खैर क्या करेगा, कैपिटल कर देगा किसी लेटर को, कॉमा लगा देगा, ये सब करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला, जो श्रृंखला ऑटो फिल था वो हो गया। और ये दोहराने के लिए हो गया, ऑटो करेक्ट क्या है, उसको सही करने के लिए, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है सेल निश्चित करने के लिए, यानी संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले क्या टाइप करते हैं, क्या टाइप करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉलर टाइप करते हैं। सेल रेफरेंस का ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन सब आ रहा है एक्सेल का सेल रेफरेंस का है, तो सेल रेफरेंस का हम एक टॉपिक ही करा देंगे, उसमें टोटल हम जितना सेल रेफरेंस है सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये है सेल कह रहा है निश्चित करने के लिए, यानी संबंधित सेल स्वतः रेफरेंस रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या पहले टाइप कर देते हैं, तो क्या लगाएंगे, डॉलर। कह रहा है ना कि सेल निश्चित करने, यानी सेल स्वतः रेफरेंस रोकने के लिए, मतलब कि ऑटोमेटिक जो रेफर कर देता है वो रेफर नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए डॉलर सिंबल लगाएंगे। चलिए हम एक टॉपिक ही सेल रेफरेंस का पूरा हम सेल रेफरेंस का उसमें डिस्कशन हम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे MS एक्सेल 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .xltx होता है, और एक्सेल का .xlx होता है, xlx होता है, क्योंकि अभी लेटेस्ट वाला का पहले का 2003 तक तो .xls होता था, अभी x आ गया नेक्स्ट वर्जन है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे xlt टेम्पलेट का एक्सटेंशन है, टेम्पलेट को डिनोट करता है। एक्सेल वर्कशीट में चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे, कह रहा है कैसे प्रिंट करिएगा, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज आकार बदल कर, स्टेटस बार में जूम निर्देश का प्रयोग करके, पेज ब्रेक प्रयोग कर, वर्कशीट में जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट कर, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर। कह रहा है कि यही सही होगा, पहले क्या करेंगे, वर्कशीट जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट कर, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सीधा ऐसे इसको हमको प्रिंट करना है, सिलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक मारेंगे, प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट कर सकते हैं, या Ctrl+P से भी आप प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है प्रिंट का, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे सिलेक्ट मारिए और Ctrl+P दबा दीजिए शॉर्टकट। देखिए यहाँ प्रिंट आ गया, और जो सिलेक्शन है उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। पूरा प्रिंट नहीं होगा, ओनली क्या होगा, सिलेक्टेड आइटम ही प्रिंट होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ओनली प्रिंट सिलेक्शन, देखिए अब ये आ गया, जो सिलेक्शन में है वो सब नहीं आया कि ये क्या आया, जो सिलेक्शन में है शो अभी पूरा आ रहा है, लेकिन हम पूरा नहीं प्रिंट करना है, ओनली सिलेक्शन, तो प्रिंट सिलेक्शन देख रहे हैं, बाकी सब ब्लैंक आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी होगा। नेक्स्ट, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर, कह रहा है सेव और सेव एज में क्या अंतर है, तो पढ़ते हैं, कोई भी अंतर नहीं है। चलिए अगला, सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से किसी स्थान पर संग्रहित है। सेव कह रहा है उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है, मतलब किसी स्थान में पहले से ही वो सेव है। नेक्स्ट, सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात सेव एज। कह रहा है सेव में भी क्या अंतर, सेव में तो सेव के लिए पूछ रहा है, तो BC दोनों होगा, तो BC दोनों D ऑप्शन में, तो D होगा, और ये हम लोग ऐसे सिलेक्ट अलग अलग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन के साथ आप रो या कॉलम दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट में रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम की सूचना को देख सकते हैं। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको, तो इसके लिए हम लोग कौन सा है, स्प्लिट नहीं होगा, अरेंज नहीं, फिल्टर नहीं होगा, क्या है, फ्रीज पेंस, फ्रीज हम लोग कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसको देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पिन जिसको बोलते हैं, वही हमारा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हैं, और ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है,
तो स्वतंत्र डिजाइन है जिसका डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। डैश स्वतंत्र डिजाइन है। तो स्वतंत्र डिजाइन कौन सा है, ठीक है, जिसका डॉक्यूमेंट विभिन्न भागों में किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? स्टाइल। इसका आंसर होगा स्टाइल। स्वतंत्र डिजाइन है जिसका डॉक्यूमेंट विभिन्न भागों में किया जा सकता है, क्या है? स्टाइल। नेक्स्ट, एक टेक्स्ट फील्ड में आप डैश कैरेक्टर इंटर कर सकते हैं। एक टेक्स्ट फील्ड में मतलब एक जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें कितना कैरेक्टर लेगा ज्यादा, तो 255 है, यानी कि हमारा जो एक ये फील्ड है उसमें कितना कैरेक्टर लिख सकते हैं, तो 255। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। MS एक्सेल 2010 में सेल कमेंट्स लिखने को कहते हैं। सेल कमेंट MS एक्सेल 2010 में सेल कमेंट लिखने को कहते हैं। कौन क्या लिखने को कहते हैं? सेल ट्रिप। मतलब एक्सेल में अगर हम लोग कमेंट लिखते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सेल ट्रिप बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है? यहाँ पे क्या है? प्रूफिंग ग्रुप होता है। यहाँ पे रिव्यू है, इंसर्ट है, होम है और डेटा है। तो क्या होगा? रिव्यू। MS एक्सेल 2010 में किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है? तो रिव्यू टैब में होता है, रिव्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट, MS एक्सेल क्या है? तो आप पढ़ सकते हैं MS एक्सेल क्या है? विंडोज पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है? नहीं, प्रोसेसर नहीं है। तो क्या है? नेक्स्ट, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है? यस, स्प्रेडशीट पैकेज तो है। और डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है? नहीं। डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है? नहीं। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2010 में किसी भी नई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? जैसे MS एक्सेल में हम लोग कोई भी फाइल खोलते हैं 2010 में तो उसका डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो फिलहाल बुक 2, 3, 4 तो नहीं होगा, बुक 1 हो सकता है। तो आइए देखते हैं डिफॉल्ट नेम क्या होगा। डिफॉल्ट नेम बुक 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है बुक 1, यहाँ पे ये हो गया उसका क्या? डिफॉल्ट नेम बुक 1, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यही बुक 1 है, डिफॉल्ट नेम बुक 1 कर दिए। ठीक, MS एक्सेल 2010 में कौन सी डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है? पेज ओरिएंटेशन के डिफॉल्ट सेटिंग क्या होगा? पोर्ट्रेट होगा। लैंडस्केप है, ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट में इसको पोर्ट्रेट होगा। क्या रहता है? डिफॉल्ट वर्टिकल ही रहता है ना, पोर्ट्रेट इसको बोलते हैं। ठीक है, 2000। नेक्स्ट, जब आप एक से अधिक रेफरेंस डेटा शीट पर काम करते होते हैं तो यह डैश शीट कहलाती है। कौन सा शीट? डैश शीट कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेफरेंसिंग मल्टीपल। जैसे कि क्रॉप तो नहीं होगा, रेफरेंसिंग मल्टीपल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो वो कह रहा है एक से अधिक रेफरेंस डेटा शीट पर काम कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? रेफरेंसिंग मल्टीपल। मतलब 1 से 2 पे अगर रेफरेंसिंग में काम करते हैं तो कि डेटा शीट पे, तो क्या है वो? रेफरेंसिंग मल्टीपल है। नेक्स्ट, डैश स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। तो कौन सा है स्वतंत्र डिजाइन? तो ये डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है इसका उपयोग। तो हम थीम, ये है क्या? थीम। स्टाइल नहीं होगा, फॉन्ट नहीं होगा, थीम होगा। किस टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है? किस टैब? इसका सही जवाब है इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है इंसर्ट टैब से। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में, एक्सेल में सेल एड्रेस में क्या होता है? सेल एड्रेस में क्या होता है? तो पहले कॉलम फिर रो। कॉलम का नाम होता है, रो का नाम होता है पहले, फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या होता है सेल एड्रेस में। आइए आप लोग डिसाइड करिए। तो यहाँ पे है कॉलम नेम और रो नंबर। कॉलम नेम, रो नंबर। ये देखिए B4 है, यानी कि B कॉलम नेम हो गया और रो नंबर हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा पहले कौन रहता है, कॉलम नेम की रो नंबर। तो पहले कॉलम नेम की रो नंबर। वाह, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो पहले कॉलम फिर
रो, ये आंसर होगा सही। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इक्वल टू C10 प्लस C11 डिवाइड बाई 12 प्लस 18 किसका उदाहरण है? तो ये एक क्या है, फंक्शन है? नहीं, फंक्शन रहता तो नाम रहता सम या एवरेज या जो भी है। तो ऐसा क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ है फंक्शन में, ये फॉर्मूला में चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ है ऐसा लिखा हुआ नहीं, तो क्या है वो, तो किसका उदाहरण है? तो ये ऑसिलेटर्स है नहीं, वैल्यू है नहीं, क्या है, फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। चलिए तो क्या करेगा, दोनों प्लस करेगा, डिवाइड बाई 12 करेगा, फिर उसको क्या कर रहा है, डिवाइड या प्लस, प्लस है प्लस D18 करता है, ऑसिलेटर D18 में जो वैल्यू रहेगा उसको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, किसी MS एक्सेल संकलन विस्तार के प्रारंभ एवं अंत, संकलन विस्तार के प्रारंभ एवं अंत के सेल को, प्रारंभ एवं अंत के सेल को डैश के द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसके द्वारा कह रहा है कि अलग अलग आप कर सकते हैं, किसको, तो प्रारंभ एवं अंत सेल को, प्रारंभ अंत सेल को किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे है सबसे पहले सेमीकोलन, कॉमा, फुल स्टॉप, कोलोन, पृथक किसके करेंगे, कोलोन से करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हमको लिखना है ना, हमको ये सिलेक्ट करना है, ये देख लीजिए कहाँ से कहाँ सिलेक्ट किए हैं, E2 है, E2 से H12, E2 से H12 सिलेक्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सपोज इसमें वैल्यू है 20, इसमें वैल्यू है 10, तो ये है F, तो हम करेंगे इक्वल टू, ब्रैकेट लगाते हैं, F कितना है 2, F2 सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम F2 से, अब देखिए यहाँ पे क्या है I10 में है ये 10, तो क्या करेंगे I लिखेंगे और 10 लिखेंगे, देखिए इतना सिलेक्ट हो गया, और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा सिलेक्ट हो गया। तो बीच में क्या हम दिए, तो ये हम कोलोन दिया बीच में, देख सकते हैं बीच में हम क्या दिए, थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए अभी शो कर रहा है, अभी आपको ये विजिबल होगा, ये सिलेक्टेड है, थोड़ा सा ऊपर करते, ये देखिए ये सिलेक्टेड है, और ये हमारा दिख रहा है कितना सिलेक्टेड है, F2 से लेकर के I10 तक, देखिए F2 से I10, ये बीच में क्या कौन काम कर रहा है, ये हमारा कोलोन जो है यही काम कर रहा है, कोलोन इसका सही आंसर होगा, क्या, कोलोन, ठीक है, कोलोन लगा दिए। निम्न में से कौन MS एक्सेल में 2010 टू संरेखन, इसको बोलते हैं संरेखन अलाइनमेंट, एक मान्य प्रकार नहीं है। कौन सा जो अलाइनमेंट मान्य नहीं है, पहला है बॉटम अलाइनमेंट, ये बॉटम अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कौन सा, क्या कौन सा है जो कह रहा है कि मान्य नहीं अलाइनमेंट करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, कोई मान्य नहीं है बॉटम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अलाइनमेंट कितना टाइप का होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर से, प्रीवियस साइज जितना था 100%, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि अलाइनमेंट बोला है, अलाइनमेंट देखिए ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट कौन कौन है, ये देखिए टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, लेफ्ट, तो इसमें कौन कौन है, बॉटम अलाइनमेंट, मिडिल लाइन, टॉप लाइन। तो हमें सेक्शन में कौन सा एक मान्य प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है, तो सब है, ये है, पहला है क्या, बॉटम अलाइनमेंट, तो ये देखिए बॉटम लाइन, जिसको टॉप बोल, सॉरी ये टॉप है, ये बॉटम होगा, ये बॉटम लाइन होगा, बॉटम लाइन है, मिडिल लाइन, ये मिडिल लाइन होगा, मिडिल लाइन है, ये है टॉप लाइन, टॉप लाइन, टॉप लाइन है ही, तो ये सही है, ठीक है, सभी मान्य है, सभी मान्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अमान्य कहा है, जो मान्य नहीं है, सॉरी, MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल को निष्पादन करने में संयोजित किया था। चयनित सेल को निष्पादन करने में कौन संयोजित करता है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F, चयनित सेल के निष्पादन करने से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। चयनित सेल मान लीजिए
ये होगा। तो हम चलते हैं वहां पे देख लेते हैं। मान लीजिए ये है चयनित सेल है। अब कह रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल शिफ्ट एफ। देखिए ये देखिए आ गया निष्पादित में। इसमें अब जो भी है उसको फॉर्मेट लगाना है वो लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, फॉन्ट बड़ा छोटा करने के लिए ये आता है कंट्रोल शिफ्ट एफ। देखिए फॉन्ट में चले गए सीधा। इस प्रकार से हम लोग इसको शॉर्टकट लाएंगे। नेक्स्ट है एक्सेल में से कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। इसमें कौन सा है जो एडिट मोड में जाने की, क्योंकि F3 है नहीं, F2 है यस, F2 से हम एडिट मोड में चले जाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये है, ये लिखा हुआ है, एडिट मोड में नहीं गए हैं। हम कीबोर्ड ऑन स्क्रीन लगा लेते हैं, कीबोर्ड आप उसके बाद देखिएगा कीबोर्ड लगा लिए। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट है, F2 हम दबाएंगे। F2 यहाँ पे कहीं दिखा रहा है क्या फंक्शन की, फंक्शन F2 इसमें नहीं है। F2 टैब इसके F2 फंक्शन की सब नहीं दिया है। वर्चुअल कीबोर्ड है ये, F2 रहता है स्पीकर के पास, स्पीकर के पास F2 नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, नंबर सब है, फंक्शन की नहीं दिया। तो हम आप बिलीव कर सकते हैं हम पर, हम कीबोर्ड से दबा रहे हैं, F2 दबा रहे हैं। देखिए एडिट मोड में चला गया। जैसे ये 10 है, चल की कुछ नहीं हुआ, F2 दबाया, देखिए एडिट मोड में चला गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट मोड करने के लिए F2 दबाएंगे। एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ, दाईं ओर सक्रिय चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए, चयनित जो सेल है उसका किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल आर। इसका सही जवाब होगा कंट्रोल आर। दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए, चयनित सेल अगर भरना है दाईं ओर की, हम लोग क्या करें, कंट्रोल आर करेंगे। कंट्रोल राइट, देखिए यहाँ पे कंट्रोल राइट हम लोग करेंगे। ठीक है, कंट्रोल राइट से कहाँ चला जाएगा, वो राइट में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट है डैश डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। कौन सा है जो एक्टिव सेल कहा जाता है, किस में एक्टिव सेल होता है, डॉस में नहीं, वर्ड में नहीं, एक्सेल में। हाँ, एक्सेल में चयनित सेल को क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। तो सेल का कंसेप्ट है यानी कि एक्सेल, ये हमारा हो गया। ये देखिए डार्क हो रहा है ना सेलेक्टेड सेल, तो यही हमारा हो गया एक्टिव सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। तो कौन सा ऑफिस पैकेज इसमें नहीं है, WPS ऑफिस पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस पैकेज है, क्वांटा ऑफिस पैकेज नहीं है, यही होगा। लिब्रा ऑफिस पैकेज है। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है। वर्कबुक किसका संग्रह होता है, तो वर्कशीट का। वर्कबुक में कितना हो सकता है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। देखिए आप शीट 1 शीट 2 शीट 3। तो ये हमारा ये जो पूरा व्हाइट पार्क है, ये पार्ट है व्हाइट पार्ट, ये ब्लैंक है, ये हमारा हो गया वर्कबुक। कितना सीट इसमें आ सकता है, तो n नंबर ऑफ सीट हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 होगा। तो 39 थोड़ा सा इसको जूम कम करते हैं। देखिए 39 में एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं। तो 2010 में कह रहा है एक सीट जो है उसमें कितना कॉलम होता है। रो हम लोग देख लिए थे, 10,48,000 समथिंग था, 10,48,000 समथिंग जो हम बताए थे। रो और कॉलम की संख्या दोनों 10,48,576 और 16,384 क्या था उसमें कॉलम था। तो वही पूछ रहा है कि कितना कॉलम होता है 16,384। फर्स्ट ईयर में बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। इसमें से कह रहा है कौन सा है जो स्प्रेडशीट का उदाहरण है। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, जो अब नीचे कट रहा है, नीचे है ही नहीं शायद है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? कौन है जो स्प्रेडशीट है? तो आउटलुक है, नहीं। पावरपॉइंट है, नहीं। वर्ड है, नहीं। एक्सेल है, हाँ। स्प्रेडशीट का उदाहरण क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। निम्न में से किस वर्ण का उपयोग एमएस एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए मतलब हम बता दिए थे, सेल रेफरेंस का है ये टॉपिक का, तो डॉलर सिंबल लगता है उसमें। डॉलर सिंबल लगा करके हम निरपेक्ष एड्रेस बना सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, सेल रेफरेंस बता दिए, एक टॉपिक ही पूरा है एक टॉपिक जो हम पूरा कंप्लीट क्लास में हम लोग सेल रेफरेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? एक्सेल वर्कशीट में संख्या के लिए हम बता दिए थे कौन सा है, तो संख्या का नंबर जिसको बोलते हैं तो दायां होगा। अगर नंबर हम इसमें अगर नंबर लिखते हैं तो क्या होगा? ये नंबर लिखते हैं 9, देखिए। अगर हम यही लिखते हैं ए, तो ये क्या होगा? बायां होगा लेफ्ट, और ये होगा राइट, ठीक है। बायां दायां आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल एड्रेस क्या होता है? कह रहा है एमएस एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति नंबर 6 यानी कि रो नंबर 6, 7वें स्तंभ, 7वां स्तंभ हो गया ये जी हो गया, ABCDEF G, ठीक है। आप देख सकते हैं 7वां क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां हो गया जी, यही वाला जी। और 6 कह रहा है, 6 G6, देखिए यही G6 हो गया, G6 सेल एड्रेस, ठीक है। तो क्या होगा? G6 होगा, मतलब छठी पंक्ति रो नंबर 6 और स्तंभ बोला 7वें स्तंभ यानी कि कॉलम नंबर, तो कॉलम नेम हो गया G6, ठीक है जी। एमएस एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ, 5वां कह रहा है, 5वां स्तंभ हो जाएगा E, और कह रहा है 10वीं पंक्ति मौजूद सेल एड्रेस, 10वीं पंक्ति तो E10 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया E, और हो जाएगा 10, E10 ये हो जाएगा। कितना है? 1 2 3 4 5, मतलब 10वां पंक्ति हो गया, और 5वें स्तंभ में 1 2 3 4 5, 5वें स्तंभ। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है? स्तंभ, 5वां स्तंभ पूछ रहा है, 10वीं पंक्ति, तो वही हो जाएगा हमारा E10 हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन हम यहीं तक क्वेश्चन आंसर रखते हैं, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये कंप्लीट एक्सेल का क्वेश्चन सब था, MCQ, तो आप सारा देख सकते हैं MCQ कि मैंने कराया है, और भी ज़्यादा MCQ हम कराएंगे एक्सेल का, और यही लास्ट नहीं है, और बहुत सारा शॉर्टकट की भी हम बताएंगे, और एक्सेल को डिटेल में। और एक चैप्टर मैंने बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल रेफरेंस, वो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। और वीडियो में बने रहने के लिए, कंटिन्यूसली वीडियो पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर दें, ताकि आपको हर एक वीडियो मिलता रहे, और आप टाइपिंग का भी साथ में प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।